हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है क्लास 12 के लिए और हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक। मैं आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे और मेरा नाम है मनीष गौतम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा टॉपिक है जो 12th में हमारे बहुत काम आता है और इस टॉपिक से एक क्वेश्चन हमारा आता है। या तो एक क्वेश्चन आता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ से, या एक क्वेश्चन आता है इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल से। क्लियर। अच्छा, उस टॉपिक से बात करने से पहले मैं छोटी सी एक टॉपिक डिस्कस करूंगा आपसे, जिसका नाम है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड या कांस्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, चलते हैं। हमारा टॉपिक जो है आज का वो है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। एक छोटा सा टॉपिक है जहां से कोई क्वेश्चन पूछ लेता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो, फोर्स बोल दो, एक ही बात। मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। सर कैसे? जब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो मैंने आपसे कहा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं और इक्वल डिस्टेंस पर है तो वहां क्या बनता है? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। याद है? लेकिन अगर पैरेलल होके भी डिस्टेंस अलग अलग हो तो उसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज है Q जो इस जगह रखा हुआ है, और ये चार्ज इनिशियल वेलोसिटी u से मोशन कर रहा है। ये चार्ज इनिशियल वेलोसिटी u से इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन कर रहा है। सर हो सकता है प्लस Q चार्ज हो या हो सकता है माइनस Q चार्ज हो। अब बात आती है, सर ये मोशन तो करेगा लेकिन इसका पाथ कैसा होगा? इसका पाथ कैसा होगा? पाथ स्ट्रेट लाइन भी होता है, पैराबोला होता है, सर्कुलर होता है, कई तरह के पाथ होते हैं। सर पाथ क्या होगा? तो पाथ की बात करते हैं तो टोटली जब हम बात करते हैं कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो पाथ दो तरह के होते हैं। पाथ दो तरह के होते हैं और यही होते हैं, इसके अलावा कोई तीसरा पाथ नहीं होता। एक तो होता है स्ट्रेट लाइन, एक होता है स्ट्रेट लाइन और दूसरा होता है पैराबोला। तो ठीक है, मान लिया कि या तो स्ट्रेट लाइन है या पैराबोला है। यहाँ सिंपल हम आंसर दे सकते हैं दैट सर पाथ ऑफ चार्ज इज स्ट्रेट लाइन। पाथ ऑफ चार्ज इज स्ट्रेट लाइन। अब सर अगर पॉजिटिव चार्ज है देन पॉजिटिव चार्ज मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन करेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है देन पॉजिटिव चार्ज मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर नेगेटिव चार्ज है देन इट्स मूव इन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा एक्सेलरेशन क्या होगा? यहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाएगा सर F अपॉन m। F क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, तो क्या हो जाएगा सर? F इक्वल टू QE अपॉन m। सो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा सर? QE बाय m। अब अगर हमें सवाल आता है, आए वैसे क्वेश्चन आई टी में, और वो क्वेश्चन पूछता है आपसे कि आपको दो इक्वेशन देगा, फोर्स की, वेलोसिटी, कुछ भी, और पूछेगा आपसे कि इस पार्टिकल का इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पाथ क्या होगा। इस पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड में पाथ क्या होगा? तो पाथ की बात करते हैं तो मैंने आपसे कहा या तो स्ट्रेट लाइन है या पैराबोला है। अब सर इक्वेशन देख के कैसे पता लगेगा कि वो पाथ पैराबोला है या स्ट्रेट लाइन? तो सिंपल चीज है यहाँ पे, इफ u मीन्स वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पैरेलल और एंटी पैरेलल, पैरेलल और एंटी पैरेलल टू एक्सेलरेशन, और इनिशियल u भी क्या हो? जीरो, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी क्या हो? जीरो हो, तो पाथ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। इन तीन केस के अलावा सर पैरेलल, एंटी पैरेलल एंड u इक्वल टू जीरो, इन तीन केस के अलावा और जो बाकी केस हैं, रिमेनिंग ऑल केसेस, रिमेनिंग ऑल केसेस के लिए क्या हो जाएगा? पैराबोला। इसका मतलब सर मैंने कहा ठीक है ये एक्सेलरेशन है और ये है वेलोसिटी,
ऑफ पार्टिकल, पैरेलल, एंटी पैरेलल, या एक पार्टिकल को ऊपर से ड्रॉप किया और इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो, मींस पार्टिकल को रेस्ट से रिलीज कर दिया, पार्टिकल को रेस्ट से रिलीज कर दिया। तो ये तीन कंडीशन है। अगर ये तीनों कंडीशन हैं देन पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, मींस पार्टिकल जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। और अगर तीनों केस के अलावा और कोई भी केस आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, पैराबोला हो जाएगा। चलिए सर ठीक है, ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारा टॉपिक है जो पूछता है हमसे, बहुत टॉपिक छोटा सा है एक वैसे, पर क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉपिक की, और एक टॉपिक छोटा सा और है जहाँ बात करेंगे, कंबाइन करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन को और इलेक्ट्रिक फील्ड को। मीन्स हम एक चार्ज पार्टिकल को एक धागे से एक स्ट्रिंग से लटका देंगे और कहेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो बताओ टाइम पीरियड क्या होगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आया हुआ है, लास्ट लेक्चर हम कहेंगे आपको, एक लेक्चर में सारे क्वेश्चन IIT JEE के उसमें आ जाएगा। तो ठीक है, एक पार्टिकल है जिसको एक थ्रेड से मींस एक धागे से बांध दिया, इस पार्टिकल का मास m है और चार्ज q है, इस पार्टिकल का मास m है और चार्ज q है। तो बताओ उस पार्टिकल के लिए अगर लटका हुआ है तो क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। अगर ये SHM करता है, अगर ये SHM करता है तो इसके लिए टाइम पीरियड क्या होगा। इस टॉपिक में हम SHM और इलेक्ट्रिक फील्ड को मींस इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को कंबाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि सर पार्टिकल का चार्ज होता है Q एंड मास m है, तो बताइए इसका टाइम पीरियड क्या होगा। अब टाइम पीरियड की जब बात करते हैं तो यहाँ तीन कंडीशन होती है सर। क्या, सबसे पहली बात, अगर मास m है तो वेट mg का होता है हमेशा नीचे, ये हमेशा नीचे ही होता है, हम चाहे कुछ भी कर लें ये नहीं बदलेगा। अब बात आती है सर चार्ज, अगर चार्ज है तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो या तो वो क्या होगा, डाउनवर्ड, या वो कहाँ होगा, अपवर्ड, या कहाँ होगा, हॉरिजॉन्टल। तीन केस बनते हैं, ये इसमें आप एक केस और लगाओ, सेम ही। तो सर पहले केस की बात करें, अगर पहला केस लें कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है डाउनवर्ड, पहला केस लें कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है डाउनवर्ड, तो बताइए इसमें टी क्या होगा, टाइम पीरियड। सर टाइम की बात करते हैं तो टी होता है SHM के लिए t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन t इक्वल टू 2 पाई रूट m अपॉन जी, 2 पाई रूट l अपॉन जी, ठीक, y अपॉन जी। इस g की बात करते हैं तो यहाँ सिंगल g नहीं है, अगर यहाँ सिंगल mg होता, चार्ज नहीं होता मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो g होता, लेकिन यहाँ पे g नहीं है, यहाँ एक फोर्स और काम कर रहा है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये जो g है ये क्या बन जाएगा, g इफेक्टिव। g इफेक्टिव की बात करते हैं तो सर mg भी नीचे है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE भी नीचे है, तो क्या लिखेंगे सर, mg प्लस QE, ये टोटल क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा mg इफेक्टिव। तो सर यहाँ से g इफेक्टिव क्या आएगा, g इफेक्टिव आएगा mg प्लस QE डिवाइड बाय m, इस m से m काट दो तो क्या बनेगा सर, g इफेक्टिव, इस m से m कट जाएगा तो g प्लस QE बाय m, इसको पुट कर देंगे तो सर टाइम पीरियड हो जाएगा t इक्वल टू 2 पाई रूट l अपॉन g प्लस QE बाय। तो ये टाइम पीरियड है जब एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है। अच्छा केस नंबर सेकंड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपर डायरेक्शन में होगी सर, ये SHM सिस्टम है, इसका mg का है नीचे और इलेक्ट्रिक फोर्स का है ऊपर। अब अगर ये ऊपर है तो अपोजिट हो गया, तो g इफेक्टिव क्या हो जाएगा सर, g इफेक्टिव हो जाएगा, यहाँ प्लस था क्यों, दोनों एक डायरेक्शन में थे, यहाँ माइनस आएगा, रीजन अपोजिट है, तो क्या लिखेंगे सर, एम g माइनस
क्यू ई बाय, तो टी क्या हो जाएगा सर, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल और नीचे हो जाएगा जी माइनस क्यू ई बाय एल। सर तीसरा केस सर है, ये एक सिंपल हार्मोनिक सिस्टम है, मींस एक एसएचएल सिस्टम है, ये एमजी है। अब सर इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड भी हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया। अब बात आती है सर इलेक्ट्रिक फील्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है सर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, ये कहीं भी हो सकता है, हो सकता है इस डायरेक्शन में हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन। ठीक है सर, मैं इस सिंपल तरीके से तो रिजल्टेंट कहाँ लगेगा इसके बीच में, मीन्स जो जी इफेक्टिव है वो कहाँ हो जाएगा, रिजल्टेंट। अगर मैं कहता हूँ कि सर ये एम जी इफेक्टिव है, तो यहाँ क्या हो जाएगा सर, रिजल्टेंट हम जानते हैं सर, एम जी इफेक्टिव इक्वल टू अंडर रूट एम जी स्क्वायर प्लस क्यू ई स्क्वायर। तो यहाँ से जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा सर, जी इफेक्टिव अंडर रूट, इस एम को नीचे लेंगे और रूट के अंदर लेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस क्यू ई का होल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, इस एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो सर अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस क्यू ई अपॉन एम का क्या हो जाएगा ये जी। तो यहाँ से टी क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल, जी फैक्टर की बात करते हैं तो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस क्यू ई अपॉन एम का। तो कुछ बेसिक बातें थी जो हमारे आईआईटी जेईई के एग्जाम पूछता है। मैं आपको लास्ट लेक्चर में, इस चैप्टर खत्म होने के बाद मैं आपको लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन कराऊंगा जहाँ पे एक टॉपिक का जिक्र हो, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ऐसे क्वेश्चन हमारे जेईई मेंस में या नीट में आते हैं। क्लियर है? चलें, डांस होगा चलो आगे। तो हमारा जो मेन टॉपिक आज का है वो क्या होता है, वो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलो इलेक्ट्रिक डाइपोल, थोड़ा मेरे उल्टा लिखे गए थे तो आप कंफ्यूज हो ना। तो सर टॉपिक है हमारा वो है आज इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 12th में इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो ध्यान से। पहले बात करते हैं डाइपोल की। डाइपोल जैसा कि नाम में है सर, डाइपोल, डाई मतलब होता है दो, पोल मतलब खंबे, मतलब दो खंबे। सर खंबे नहीं आएंगे यहाँ, खंबे का मतलब है चार्ज पार्टिकल। तो सर अगर मान लेते हैं दो चार्ज पार्टिकल एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर हैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है, तो जो सिस्टम बनता है उसे बोलते हैं डाइपोल। दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर है, दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पर है, तो जो सिस्टम बनता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब सर क्वेश्चन, जैसे कि मैंने कहा कि डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस स्मॉलेस्ट मीन्स कम से कम होगी, और उसके लिए कंडीशन ये होती है कि दोनों चार्ज पार्टिकल्स का जो वैल्यू है मीन्स जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए और नेचर अलग अलग होना चाहिए। तो सर डेफिनेशन क्या बनती है, दो समान परिमाण लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश, दो समान, लिख देता हूं, दो समान परिमाण लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से
अल्प दूरी पर स्थित हो तो वह निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। या केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक से हो। अच्छा सर अंग्रेजी में क्या लिखेंगे इसको? टू चार्जेस of equal magnitude and opposite direction placed at small distance then system is known as इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये कहानी होगी हमारी, ठीक। अब से कंडीशन ये है कि दोनों चार्जेस की वैल्यू सेम होना चाहिए और दोनों का नेचर अलग अलग होना चाहिए। जैसे मैं आपसे कहूँ HCl है या NaCl ले लो, इसको मैं तोड़ू अलग अलग, तो उसमें ये क्या मिलेगा H + Cl- और ये क्या मिलेगा Na + Cl-। सर डिस्टेंस स्मॉल क्यों होगी? रीजन ये है कि दोनों चार्ज में से एक है नेगेटिव और एक है पॉजिटिव। अगर दोनों का नेचर अलग अलग है तो कौन सा फोर्स लगेगा? कौन सा लगेगा? एट्रैक्शन। जी हाँ, एट्रैक्शन। अगर एट्रैक्शन है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम से कम। तो सर मैंने कहा कि अगर ये Cl नेगेटिव है और ये H पॉजिटिव है तो ये क्या बन गया? डाइपोल। मैंने कहा सर Cl नेगेटिव है और Na पॉजिटिव है, क्या बन गया? डाइपोल। तो ये डाइपोल हो गया। अब इस सिस्टम से मतलब बात समझ में आई? बहुत इजी है। मैं आपको रोज फिजिक्स को इजी करने की कोशिश करता हूँ कि आपके लिए फिजिक्स इजी हो जाए। मीन्स मेरा मोटिव इतना सा है कि आप कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद ये कहें कि फिजिक्स इज ए इजी सब्जेक्ट। जैसे कि एक थ्योरी चलती है, उस थ्योरी को मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूँ लोगों के लिए। अब इतना तो कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो इस सिस्टम से हम एक क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब सर वो क्या है? एक क्वांटिटी है जिसे लिखते हैं P। ये P क्या है सर? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और सर डेफिनेशन क्या है इसकी? डेफिनेशन है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम। तो उसे क्या लिखेंगे सर? P चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q और डिस्टेंस कितनी बीच में? 2a। सो P इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और फॉर्मूला क्या होता है? P = 2a। अच्छा इसकी बात करते हैं तो सर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर क्या लिखेंगे इसको? फ्रॉम -q टू +q चार्ज, मीन्स माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ। तीसरा वेक्टर फॉर्म क्या लिखेंगे इसका सर? P वेक्टर = 2a वेक्टर q। P वेक्टर = 2a वेक्टर q। सर एक है यहाँ पे, इस a को हम एक्चुअल बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि सर अगर मैंने कहा ये -q है और ये +q है तो सर ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, बट हमने क्या लिया है? ऐसे लिया है। तो ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, तो इसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है? 2a वेक्टर। अच्छा इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट की बात करते हैं तो सर ये तो है चार्ज और ये है डिस्टेंस, तो बोलते हैं सर कूलम × मीटर। इसके अलावा एक यूनिट और होती है जिसे बोलते हैं डिवाइड, अच्छा ये है SI सिस्टम में, कूलम × मीटर है SI में। अगर इसी को मैं पूछूं CGS में
इसी की बात करूँ मैं CGS में तो क्या हो जाएगी सर, कूलाम जो है वो तो हो जाएगा स्टेट कूलाम, और जो मीटर है वो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। तो स्टेट कूलाम इंटू सेंटीमीटर, क्लियर। और डिवाइस की बात करते हैं तो 1 डिवाइस होता है 3.3 मल्टीप्लाई 10⁻³ कूलाम इंटू। एक डिवाइस में होते हैं 3.3 मल्टीप्लाई 10⁻³ कूलाम इंटू मीटर। जनरली हमारे कूलाम इंटू मीटर ही काम आता है, इसको बहुत कम यूज होती है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर एक बेसिक लेक्चर है जो टोटली फोकस है 12th क्लास के ऊपर, ठीक है। एक बार देखिए फिर चलते हैं। चलिए अब इसके ऊपर 2 टॉपिक हैं। इस डायपोल के लिए हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल के लिए हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और वहां भी 2 कंडीशन है। अब देखो सर, ये तो है -Q चार्ज, ये है +Q चार्ज। सर मान लेते हैं कि -Q चार्ज रखा है A पॉइंट पे और +Q रखा है B पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस क्या है 2a, तो सर मान लेता हूं कि ये सेंटर पॉइंट है। अगर डिस्टेंस 2a है तो सर ये A और ये, कई बुक्स में L भी होता है A भी होता है, बट मैं 2 ले रहा हूँ, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी मुझे। तो ये जो लाइन है AB, इसे हम बोलते हैं एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल। एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल मीन्स a line on which two charges meet, a line on which 2 charges meet in an electric dipole, इसे हम बोलते हैं एक्सियल लाइन। मीन्स डायपोल में दोनों चार्जेस को जो लाइन मिलाती है, डायपोल में दोनों चार्जेस को जो लाइन मिलाती है उसे हम बोलते हैं एक्सियल लाइन, मतलब अक्षीय रेखा। उसको बोलते हैं अक्षीय रेखा, नेम बोलते हैं। और अगर सर मान लेते हैं कि एक लाइन जो परपेंडिकुलर है इस लाइन के और उसको बाइसेक्ट कर रही है, मीन्स इसको 2 बराबर भागों में बांट रही है, तो सर नेक्स्ट जो सेकंड है इसको मैं कहता हूं P। जो OP है इसे बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन मतलब निरक्षीय रेखा। और सर वो क्या है? A line which is perpendicular to axial line and passes through midpoint of dipole। एक रेखा जो अक्ष रेखा के लंबवत है और द्विध्रुव के मध्य बिंदु से गुजरती है। एक रेखा जो अक्ष रेखा के लंबवत है और द्विध्रुव के मध्य बिंदु से गुजरती है उसे बोलते हैं निरक्षीय रेखा। A line which is perpendicular to axial line and passes through midpoint of dipole। तो ये 2 चीजें हो गई। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वो आता है इन दोनों लाइंस पे इस डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, जहां से हमारा बड़ा क्वेश्चन आता है। अब तक जो करवाया है उसमें से छोटे क्वेश्चन आते हैं 1 या 2 मार्क्स के, बट अब जो टॉपिक आएगा उससे हम एक बड़ा क्वेश्चन आता है हमारे पास। तो ठीक है, टॉपिक लेते हैं और टॉपिक है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फाइंड, शॉर्ट लिख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल। चलो ठीक, चलिए स्टार्ट। तो सर ये -Q,
ध्यान से ना, ये सर प्लस क्यू, माइनस क्यू चार्ज है पॉइंट ए पर, प्लस क्यू चार्ज है पॉइंट बी पर, ये सेंटर पॉइंट ओ है, तो ये डिस्टेंस ए हो गई और ये डिस्टेंस भी क्या हो गई। इस मिड पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पर इस एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट पी है जहां हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो थ्योरी क्या होगी सर, मेरे पास एक डाइपोल है, इसके ए पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज है, बी पे प्लस क्यू चार्ज है, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस 2a है, मींस डाइपोल की डिस्टेंस जो है 2a है। वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P at distance r from midpoint of dipole। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलो बच्चों आगे, वीडियो का आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वेलकम। अब यहाँ दो चार्जेस हैं और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिंगल चार्ज के लिए डिफाइन होता है। ठीक है सर, पहले बात करता हूँ प्लस क्यू के लिए। सर मान लेते हैं कि इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लेता हूँ मैं E1, और इस माइनस क्यू के लिए मान लेता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम मानते हैं E। मैंने मान लिया कि अगर E1 है तो वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, और अगर E2 है तो वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। इस प्लस क्यू चार्ज के लिए इस पॉइंट P पर हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, बाहर की तरफ। ठीक है सर, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ हो गया। अच्छा इसकी बात करें, इस नेगेटिव के लिए P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, टुवर्ड टू चार्जेस, मींस इस चार्ज की तरफ। क्लियर। अब बात डिस्टेंस की, तो सर E1 ले पहले, हम जानते हैं कि E1 जो है वो है पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो सर E1 क्या हो जाएगा, KQ/r²। अब सर डिस्टेंस r की बात है, वो बड़ी काम की चीज। डिस्टेंस जब r की बात करते हैं तो वो डिस्टेंस होती है बिटवीन मिड पॉइंट, सॉरी बिटवीन चार्ज एंड पॉइंट P। मींस ये जो डिस्टेंस है ये होती है जिस पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ है वो, और जिस पॉइंट पे हम क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। हम बात कर रहे हैं E1 की, किसके लिए है, प्लस क्यू के लिए। कहाँ पर है B, किस पर निकाल रहे हैं, P पे। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी सर, BP², और वेक्टर फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा, R क्या है। अच्छा सर BP क्या है, ये R ये A, तो ये जो पार्ट है बीच वाला वो क्या हो जाएगा, R माइनस। तो क्या हो जाएगा सर, KQ/R माइनस A होल स्क्वायर, और ये ऐसे बात करते हैं E2 की, तो सर E2 वेक्टर KQ, यहाँ लिखता हूं मैं माइनस R कैप। R कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर, बट इट इज अपोजिट टू यूनिट वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1। मींस ये यूनिट वेक्टर इसके अपोजिट है, डायरेक्शन चेंज है। अब डिस्टेंस की बात करते हैं। सर E2 है माइनस क्यू चार्जेस के लिए, माइनस क्यू कहाँ पर है, A पर, किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, P पर। तो डिस्टेंस क्या हो गई, AP। तो सर KQ/R प्लस A होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा माइनस R। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, मैं दो नीचे दिख जाएगा ना, आज दिख ही जाना चाहिए, आज बोर्ड बहुत बड़ा कर दिया। तो सर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट P क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। सर आपने तो कहा था डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट है तो नेगेटिव आना चाहिए ना, नेगेटिव एक ही बार आता है, बार बार नहीं आता। नेगेटिव या तो आप लेंगे डायरेक्शन में या लेंगे नेचर में, तो मैं ले चुका हूँ नेचर में नेगेटिव को। तो सर क्या हो जाएगा सर, E वेक्टर। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, बस हो गया काम खत्म, इतना ही तो होता है। तो सर KQ/R माइनस A होल स्क्वायर, R कैप प्लस KQ/R प्लस A होल स्क्वायर माइनस R कैप, क्या वो बनाएगा, क्या बचेगा अंदर, 1 माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन, ये माइनस कहाँ आ गया, यहाँ पे। तो सर माइनस 1 अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर, R कैप।
के क्यू, एलसीएम क्या आएगा आर माइनस ए होल स्क्वायर, आर प्लस ए होल स्क्वायर, और ये आर, आर माइनस ए होल स्क्वायर, आर प्लस ए होल स्क्वायर। अच्छा सॉरी बात जुकाम हो, तो सर ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे, तो ये इससे होता क्या लिखेंगे सर आर प्लस ए होल स्क्वायर, और गणित में क्या पढ़ते हैं, गणित का नाम आती तो दिल दुखता है, क्या कर सकते हैं। देखिए क्या करें, मैथ और फिजिक्स का साथ चोरी का मामला है। चलो तो सर इसको करें, तो a प्लस बी होल स्क्वायर, तो क्या लिखते हैं सर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r a माइनस, इसकी बात करें तो a माइनस बी होल स्क्वायर, तो सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ क्या जाएगा आर क्या, थोड़ा एडजस्ट कर लेना ना यार सब लोग। इस नेगेटिव को ओपन करेंगे, देखो इस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, तो क्या बन जाएगा सर के क्यू फॉर आर ए माइनस बी ए प्लस बी, फिर से मैथ आ गई सर, क्या कर सकते करनी, ए माइनस बी ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे सर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और स्क्वायर तो है ही बोनस में, ठीक। अच्छा यहाँ पे जो डिस्टेंस 2a है वो है बिटवीन टू चार्जेस, तो एक कंडीशन होती है, कंडीशन क्या होती है सर आर इज ग्रेटर 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 ए, ग्रेटर ग्रेटर, सर रीजन यहाँ आर की जब बात करते हैं तो ना तो कोई चार्ज ऊपर है ना कोई नीचे है, तो जब 2a की बात करते हैं तो ये माइनस की और प्लस की, और मैंने कहा था डेफिनेशन में आपसे, डेफिनेशन में ये बात कही थी कि डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज मिनिमम, तो ये हो गया। अब अगर ये ए मिनिमम है और मैं इसको ओपन करता हूं तो ए की पावर जो है कम से कम 2 तो आएगी आएगी, चलो तो मान लो मैंने कहा ए की वैल्यू 0.01 है या 0.1 है, ए स्क्वायर 0.01, ए की पावर 4 0.0001, इतनी छोटी जाएगी कि दिखेगी नहीं, तो ठीक है सर एक लाइन लिखते हैं, neglect higher terms of a, तो उसे क्या बच जाएगा यहाँ पे के क्यू फॉर आर ए, और नीचे बचेगा आर स्क्वायर की पावर 2, तो 2 मल्टीप्लाई टू 4, तो सर ये हो गया 4, इस एक आर से आर कट जाएगा। अच्छा यहाँ से 2 को बाहर लो, तो उसे क्या होगा, तो सर एक 2 बाहर निकाल लिया तो बच जाएगा 2a, एक क्यू डाल दो अंदर, ये तो लेन देन की बात है ना, 2a क्यू, और नीचे क्या रह गया आर क्यू, और यहाँ पे आ गया ये 2a क्यू क्या था, डाइपोल मोमेंट, क्या था डाइपोल मोमेंट, तो 2kp अपॉन आर क्यू, आर कैप और ये आर कैप, और ये क्या हो गया सर तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। तो बात सुन रही है यहाँ तक, मैंने आपको एक टॉपिक बिल्कुल डिटेल में एक एक पॉइंट हमने लिया है, कोई भी स्टेप मिस नहीं किया अपन ने, ठीक है, सारी चीजें काम छोटा छोटी। अच्छा अब ग्राफ की बात कर लेते हैं और डिपेंडेंसी की बात करें कि सर इस टॉपिक में इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है आर पावर पर, कैसे करता है, तो वो देखो। अगर मैं ई की बात करूं तो सर फॉर्मूला है फॉर एक्सियल लाइन ई वेक्टर 2kp वेक्टर अपॉन आर क्यू और आर, तो सर यहाँ E डिपेंड करता है E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, तो ग्राफ बना है बिटवीन E एंड R, तो कैसा आएगा सर R 0 होगा तो E क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, और अगर E 0 होगा तो R क्या हो जाएगा,
ठंड ज्यादा हुई है, जुकाम लगी। चले आगे। सर आपको कोरोना हो गया, कहीं कोरोना फोन में हमारे पास आ गया तो? अरे नहीं आएगा, मैंने उसको पहले ये मना कर रखा है, पालता हूँ मैं सर कोरोना को, नहीं आएगा तुम्हारे पास को। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। अच्छा ये स्टेप, ये टॉपिक पहले वाले से भी इजी है। देखो कैसा है सर, अगर इसे नहीं हुआ ना तो कसम से मॉडल कर दूंगा मैं आपका, कर दूंगी, कर देना, कोई बात नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, सर ठीक है, यहाँ पे हमने डाइपोल लिया जैसा कि हम हर कक्षा में करते हैं, तो सर डाइपोल है, ये पॉइंट तो है ए और ये पॉइंट है बी, क्लियर, ये मिड पॉइंट ओ है, ये डिस्टेंस है ए और ये डिस्टेंस भी क्या है ए। इसके सेंटर पॉइंट ओ से, मींस मिड पॉइंट ओ से एक लाइन पास होती है जो परपेंडिकुलर है एक्सियल लाइन के, और ये पॉइंट पी है एट डिस्टेंस आर। फिर से मेरा मैं, मुझे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो सर पहले बात करते हैं इस चार्ज के लिए, ड्यू टू दिस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है? आउटवर्ड। और इस चार्ज के लिए इस पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो सर मानते हैं इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी इधर, क्योंकि हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है? दूर की तरफ, और नेगेटिव के लिए पास की तरफ। तो ठीक है, तो ये तो पास आ गया, ये दूर चला गया। अच्छा मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि सर पॉजिटिव के लिए ले रहा हूँ मैं E1 वेक्टर और नेगेटिव के लिए E2। अब अगर मैं यहाँ से एंगल बनाऊँ, मीन्स एक एक्सिस बनाऊँ जैसे ये नीचे है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी के दो क्या मिलेंगे? कंपोनेंट, मतलब दो भाग मिलेंगे। तो सर जिस एक्सिस से थीटा है वहां तो क्या मिलेगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब क्षैतिज घटक, और जो परपेंडिकुलर है वहां क्या मिलता है? वर्टिकल, E1 sin थीटा। ऐसे इसकी बात करें तो सर अगर ये थीटा है तो ये क्या बन रहा है? Z, तो ये भी क्या हो जाएगा? वापस से ये है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इससे बनाता है थीटा एंगल। सर दुखी हो गए ये रोज फिजिक्स बनाई इसने, काश न्यूटन पहले ही मरे, काश न्यूटन पैदा ही नहीं होता। तो पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट है सर, एक तो है हॉरिजॉन्टल, दोनों एक डायरेक्शन में है, तो क्या लिखेंगे सर? दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो सर E हॉरिजॉन्टल E1 cos थीटा प्लस E2 cos। और बात करते हैं वर्टिकल की, तो सर E1 sin थीटा माइनस E2, ये डिस्टेंस को मान लेता हूं मैं R। अच्छा ये जो है ना वर्टिकल के रेस्पेक्ट में इजी हो जाएगा, तो दोनों में साइन साइन तो है ही है। दूसरा बात करते हैं एक ही, तो दोनों के लिए क्यू सेम है, वैल्यू सेम है, जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की है उतनी यहाँ से यहाँ तक की है, तो E1 बराबर E2 बट इन मैग्नीट्यूड। तो सर E1 इक्वल टू E2 बट इन मैग्नीट्यूड, परिमाण दोनों समान है, तो सर निकालें। अच्छा E1 की बात करते हैं तो सर E1 KQ अपॉन R स्क्वायर, और बात करते हैं E2 की, तो सर माइनस KQ अपॉन R। अच्छा अगर बात करें डायरेक्शन से विच वेक्टर की बात करें तो ये कहाँ होगा? अलोंग DP वेक्टर, मतलब B से PQ, और ये कहाँ होगा?
अलोंग पी ए वेक्टर, पी से ए की ओर। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसके रीजन में होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मींस क्षैतिज घटक के कारण। तो उससे क्या लिखेंगे? E1 हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा ये वेक्टर फॉर्म में है तो ये होगा। दूसरा यहाँ पे लगा दो आर कैप और यहाँ पे। अब अगर टोटल की बात करते हैं तो सर E1 इंटू बराबर है ना, जैसे कि मैंने कहा, तो क्या हो जाएगा सर? 2E1 cos थीटा। दोनों इक्वल तो हैं मैग्नीट्यूड में, मीन्स सर E1 इक्वल टू E2 इन मैग्नीट्यूड एंड दिस इज KQ अपॉन। तो यहाँ पे अच्छा इसको R मान लो, इसको R मान लो और इसको R मान लो। तो यहाँ हो जाएगा R स्क्वायर R स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? E2 KQ अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा। अच्छा cos क्या हो जाएगा? cos थीटा जो है वो हमारे पास हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तो अगर ये थीटा है और ये 90 है तो आधार कितना है इसका? A। तो सर आधार तो है A और कर्ण कितना है इसका? R। तो क्या लिखेंगे सर? E2KQ अपॉन R स्क्वायर इंटू A अपॉन R। तो कोई इजी है पहले वाले से और भी इजी। तो क्या लिखेंगे? E अच्छा 2AQ साथ रखो, तो 2AQ को साथ रखते हैं अपॉन RQ और यहाँ पे क्या आ गया? तो E 2AQ क्या हो जाएगा? P। तो KP अपॉन R वेक्टर फॉर्म में। चलो अब इस R की बात करते हैं। इस R की बात करते हैं तो ये R है क्या यहाँ पे? सर R स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो सर R क्या हो जाएगा यहाँ पे? R हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर टू द पावर 1/2। मुझे क्यूब चाहिए तो सर R क्यूब क्या हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर टू द पावर 3/2। अरे यार इसको वापस से हारी कर लो। क्या सर क्या कर रहे हो बात? अब मुझे स्मॉल आर चाहिए, तो मुझे लगा पहले स्मॉल आर नहीं आएगा, फिर सूत्र आ जाएगा, फिर सूत्र नहीं आएगा, तो अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। आर 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 आर। अच्छा एक आर रहेगा। कितने आर है? ये आर, ये आर, ये आर। असली मुझे छोटा आर चाहिए, मुझे छोटे का बड़ा काम है। रखे यहाँ पे। अब वापस से वही सर यहाँ पे आर इज ग्रेटर ग्रेटर, इसको रखो यहाँ पे। तो सर ई के नीचे हो जाएगा पी, तो के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर। वेक्टर फॉर्म में है तो कैप लगा दो, आर कैप, कोई दिक्कत नहीं। अब वापस से वही सर आर इज ग्रेटर ग्रेटर आर ए, रीजन क्योंकि आर बहुत ज्यादा है। दूसरी बात यहाँ लिखेंगे सर नेग्लेक्ट हाई टर्म्स ऑफ ए की उच्च घातों को नगण्य मानने पर, तो ये हो जाएगा 0। तो क्या बचेगा सर? ई वेक्टर इक्वल टू के पी वेक्टर अपॉन आर क्यू और यू। तो ये क्या हो गया सर? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू डाइपोल। ठीक, देख लीजिए फिर चलते हैं। देखो छोटा है इससे पहले वाले से ना, पहले तो बहुत बड़ा था, ये इजी पड़ता है। अब आगे बात करते हैं। तो सर हमने बात करते हैं डिपेंडेंसी की, तो सेम वही E प्रोपोर्शनल 1/r³। तो सर ये है E, ये है R और ये हमारे पास हो गया सर। क्लियर? अब हम कंपेरिजन करते हैं या कहें कि हम अगर E और R की डिपेंडेंसी की बात करते हैं तो हम एक तो पढ़ते हैं सर E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मीन्स हम एक तो पढ़ते हैं E प्रोपोर्शनल टू 1/r², और एक पढ़ते हैं E प्रोपोर्शनल टू 1/r²।
सर ये तो किसके लिए है, पॉइंट चार्जेस के लिए, और ये किसके लिए है, ये है डाइपोल के। क्लियर। अब अगर मैं एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन निकालना चाहूं तो मैं क्या निकालूंगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन क्या पढ़ते हैं आप, 2kp अपॉन r, और बात करते हैं इक्वेटोरियल की तो सर kp अपॉन r। तो अगर रिलेशन निकालूं मैं E एक्सियल अपॉन E इक्वेटोरियल तो 2kp अपॉन r क्यूब अपॉन kp अपॉन r क्यूब, इस r क्यूब से r क्यूब कट जाएगा और क्यूब इसी kp, सब कुछ ही कट गया तो क्या बचेगा, तो सर E एक्सियल वेक्टर फॉर्म लगाओ चाहो तो सर E एक्सियल 2 मल्टीप्लाई E इक्वेटोरियल, मतलब अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो निरक्ष पर तीव्रता की दुगनी होगी। कितनी होगी, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल इज द डबल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल। क्लियर। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। आई होप आज तक समझ में आया है। फिर भी कोई डाउट है तो आप कहीं भी किसी भी जगह कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।